Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 9 फरवरी 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। देखो दीपक यादव एजुकेशन तो फुल फॉर्म में लिख देना, आगे यूपीएससी लगा देना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, 83,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह हम अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दया रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो रिसेंटली दिल्ली के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हो जाते हैं। इन रिजल्ट्स के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, क्योंकि आपको पता है 70 सीट्स के ऊपर में ये इलेक्शन हुए थे। तो इन 70 सीट्स में से 48 सीट्स यहाँ पर बीजेपी के पास गई हैं और बाकी 22 सीट्स यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने वापस से गेन की हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी। केजरीवाल यहाँ पे लंबे समय से चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, लेकिन रिसेंटली कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से आपको पता होगा उन्होंने रिज़ाइन किया और आतिशी मार्लेना जो हैं ये चीफ मिनिस्टर बन गई थी दिल्ली की। तो कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियोज दिल्ली के अंदर में पिछले कुछ महीनों में चले हैं। अब जो नए इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से रीजंस हैं, या 5 मेन रीजंस या 10 मेन रीजंस जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा से यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बना पाई है। अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्शंस के अंदर में जो पूरा का पूरा एक आपस की जो लड़ाई रही है वो दो ही पार्टीज़ के बीच में रही है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कांग्रेस भी थी, दूसरी और पार्टीज़ भी थी, बट ना ही यहाँ पर कांग्रेस का कोई खाता खुला है। लगभग तीसरी बार कह सकते हैं 0 सीट्स इनकी आई हैं, ना ही दूसरी कोई पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को 22 सीट्स मिली हैं, जबकि लास्ट टाइम अगर आप देख पाओगे तो ये 60+ थी। तो वो मेजोरिटी इनके हाथ से जा चुकी है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर बीजेपी ने बनाई है, क्योंकि 2025 में यानी जो कल यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं इसमें 48 सीट्स यहाँ पर इनके पास में आई हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। आज का न्यूज़पेपर या कोई सा भी अखबार उठा लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, चाहे द हिंदू उठा लो, वो इन्हीं खबरों से भरा हुआ है। आपके सामने जो न्यूज़पेपर है ये द हिंदू पेपर आपको नज़र आएगा, जहाँ पे लगातार वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स आपको ये नज़र आएंगे, जहाँ पे बीजेपी ने स्वीप कर दिया है कैपिटल के अंदर में। अब कैपिटल का एक बहुत बड़ा गेन बीजेपी के पास में आ चुका है। ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको लगातार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा यूपी के अंदर में बाईपोल भी था मिल्कीपुर के अंदर में, तो वहाँ बाई इलेक्शंस में भी बीजेपी ने इस सीट को गेन किया है। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है फिलहाल। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स की बात हो रही है और इंडिया में इलेक्शंस हमेशा लगे रहते हैं। कभी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जैसे अभी यहाँ पर हुए, अभी लोकसभा के इलेक्शंस भी यहाँ पर इस बार हुए हैं। ठीक है, अभी 2025 में तो शायद बिहार के इलेक्शंस होंगे, है ना। तो ये इलेक्शंस हमेशा लगे रहते हैं। आपको क्या जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ और बेसिक डिटेल्स को समझना होगा। अभी वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज क्या रहा है, ये जो पूरा मामला रहा है ना, ये फ्रीबी कल्चर को कहीं ना कहीं दर्शाता है। अब फ्रीबी जो कल्चर है ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना रही है, चाहे वो कोई सी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे भी, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक टॉपिक पब्लिश हुआ है, क्योंकि आज संडे है, आर्टिकल्स कम आते हैं। तो फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर स्कीम का एक मुद्दा, बहुत शानदार मुद्दा है, आपको जानना होगा ज़रूर से। जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, फ्रीबीज एग्जैक्टली क्या होती हैं, फ्रीबीज के फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या फ्रीबीज को वेलफेयर स्कीम्स बोल सकते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, ज़रा इसको यहाँ पर डिटेल से जानने वाले हैं। फिर चाबार पोर्ट को लेकर एक न्यूज़ आर्टिकल है आज के पेपर के अंदर में, वो डिस्कशन में आएगा। देन उसके बाद एक साइंस एंड टेक के पेज पे आर्टिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि संडे है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मैं ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आज टेस्ट नहीं रखा। क्योंकि पहले टेस्ट ही को रिकॉर्ड करने की शुरुआत कर रहा था, लेकिन ये जब न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो उन खबरों को छोड़ना दोस्तों बेवकूफ़ी होगी, इसलिए पढ़ के चलिएगा। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, एक स्टडी आई है जिसमें बोला ये जा रहा है कि जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं भारत के अंदर में, उनकी जो डेथ है वो 10 साल पहले ही हो जाती है। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हार्ट फेलियर के कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करे गए। वो थोड़े थोड़े कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो भी समझेंगे।
देन उसके बाद आज के ही न्यूज़पेपर में एक और टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। रिसेंटली हमने ये देखा, जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने यूएसए को बाहर कर दिया। ठीक है। और दूसरा कंट्री भी अब आ चुका है, आपको पता है, अर्जेंटीना, वो भी यहाँ पर WHO से बाहर हो चुका है। WHO से विड्रॉ कर लिया है इन देशों ने। अब WHO को फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू आएगा। तो दूसरी तरफ एक और बॉडी न्यूज़ में आ चुकी है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। याद रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जब बात होती है तो ये रिसेंटली काफ़ी खबरों में कवर किया गया। पिछले साल अक्सर चर्चाएं हो रही थी। फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको, ये लास्ट ईयर का है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो इशू है, अरेस्ट वारंट है, स्पेशली वो इशू कर दिया था, वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में। ठीक है। और इनके कुछ लीडर्स के अगेंस्ट में, हमास लीडर के अगेंस्ट में, कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए। जब ये किसी दूसरे देश में जाएंगे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा होगा, तो उस देश में जाएंगे तो फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाए। इस प्रकार का जो यहाँ पे वारंट है वो जारी किया गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कुछ पर्टिकुलर केसेस यहाँ पर हो गए थे, यूएस के साथ में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे। जैसे अगर आप देखोगे तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ही सैंक्शंस लगा दिए हैं। इन्होंने सैंक्शन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है वॉशिंगटन की, ऐसा बोला जा रहा है। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रंप, आज आपको पता है, सबसे बड़े सपोर्टर हैं इसराइल के। रीसेंट वाला स्टेटमेंट आपको याद होगा कि पूरे गाज़ा को ही कब्जा लो, गाज़ा को खाली करवा दो, गाज़ा पट्टी को। तो ऐसा तो यहाँ पर खुला स्टेटमेंट अभी तक किसी ने नहीं दिया जो ये वॉर चली है। डोनाल्ड ट्रंप एक कंप्लीटली सपोर्टर है इसराइल के। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, क्योंकि इसराइल के अगेंस्ट में भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं पिछले एक साल के अंदर, जैसे आप देख पाओगे। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए गए। तो यूएसए की साइड से ये सैंक्शंस है, इस कोर्ट को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी खबरें हैं जिसको कवर करना ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे हम अपने थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। आखिरकार वो कौन कौन से मेन रीजंस बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का एक इतना बड़ा हार देखने को मिला है दिल्ली के अंदर। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी ने जो दोबारा सरकार बनाई है लगभग 26 साल के गैप के बाद, या कभी 27 साल भी आपने कुछ न्यूज़ आर्टिकल देखे होंगे, तो 26 ईयर्स के बाद में ये गवर्नमेंट बीजेपी ने वापस से अपनी बनाई है दिल्ली के अंदर में। इससे पहले लंबे कुछ समय से आप देख पाओगे 2013 के बाद से तो अरविंद केजरीवाल जी ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री के पद को वो संभाल रहे थे। लेकिन ये इस वाले इलेक्शन है, 2025 के इलेक्शन ने सब कुछ यहाँ पर बदल दिया है। आम आदमी पार्टी का जो ये लंबा गवर्नेंस था वो अब ये इस समय करंट समय से ख़त्म हो चुका है दिल्ली के अंदर में। अब क्या क्या रीजंस बताए जा रहे हैं? सबसे पहला रीज़न यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। अरविंद केजरीवाल जी के समय के अंदर में ये इन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस चीज़ को लेकर फेस किया है कि जब जब इन्होंने इलेक्शन से पहले प्रोमिस करे हैं, चाहे वो यमुना जी को लेकर हो, क्योंकि यमुना नदी के अंदर जो पोल्यूशन है इसको लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट इनकी साइड से आए हैं। इलेक्शन से जो पुराने इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शन से पहले अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम तक ठीक हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम तक सफाई करवा देंगे, तो इस तरीके की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो प्रोमिस बहुत सारे हुए बट उनको डिलीवर नहीं किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इनिशिएटिव की भी बात हो रही है, जिस इनिशिएटिव में महिला सम्मान योजना की बात हो रही है, जिसका मेन पर्पस था मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों का सपोर्ट दिया जाएगा वेमेन को। तो इसको या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या कह सकते हैं सही तरीके से लागू नहीं हुआ, या उस लेवल पर नहीं हुआ। तो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हुए कि हर बार प्रॉमिस होते हैं लेकिन हर बार उन प्रॉमिसेस को तोड़ दिया जाता है, उन प्रॉमिसेस को फॉलो नहीं किया जाता। तो एक कारण ये बना, क्योंकि इनके पुराने पुराने वीडियोस भी आप देख पाओगे वायरल हैं, और वो पुराने वीडियोस भी यहाँ पे चलाए गए हैं इंस्टाग्राम के अंदर में, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलाए गए हैं जहाँ पे उन्होंने हर बार प्रॉमिसेस करे हैं और नेक्स्ट टाइम पे वो प्रॉमिस नहीं पूरा हो पाया। ठीक है, तो एक रीज़न ये बताया जा रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पर यह है, मिडिल क्लास का जो सपोर्ट था एक समय पर आम आदमी पार्टी को, वो सपोर्ट मिडिल क्लास ने खींच लिया है। दिल्ली इतना बड़ा शहर, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो लोग आज प्रेजेंट है दिल्ली के अंदर में, मिडिल क्लास वाले सेक्शंस के बहुत सारे लोग हैं। तो एक समय पर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं, पहले भी काफ़ी बड़े सपोर्ट यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। लेकिन अब की बार वही सपोर्ट दोस्तों उस मिडिल क्लास पार्टी का वो चला गया है बीजेपी की साइड। तो मिडिल क्लास ने अपना सपोर्ट बीजेपी की साइड शिफ्ट कर दिया। ये भी एक फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट कुछ महीने आम आदमी पार्टी के अंदर, इस पार्टी में जो लोग हैं या पार्टी के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगते हुए नजर आए। ठीक है, लास्ट ईयर केजरीवाल जी
जेल में भी गए, आपको पता होगा कुछ महीने यहाँ पर जेल में भी रहे। तो इतने सारे एलिगेशंस हुए, लिकर स्कैम को लेकर यहाँ पर कितने सारे जो मामले हैं वो निकल कर आए, जिसकी वजह से जो इमेज है पार्टी की वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुई है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास का सपोर्ट है वो अब की बार बीजेपी की साइड गया। फिर तीसरा यहाँ पे जो मेन कारण मेंशन किया जा रहा है वो है एब्सेंस ऑफ अलायंस विद कांग्रेस। ये भी दोस्तों मैटर करता है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब की बार यानी इसी मतलब लास्ट 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने ये देखा लोकसभा के इलेक्शंस में जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी हैं वो सब एक साथ इकट्ठी हो गई थी। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया, एक बड़ा गठबंधन बनाया जिसमें सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई। लेकिन फिर जब यहाँ पर बात आने लगी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस की तो इन पार्टीज के बीच में ही आपस में ही डिसरप्शन हुआ, कोई अलायंस नहीं बन पाया। ये बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर ये एक गठबंधन बनाकर इलेक्शन लड़ती। लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन से पहले आप देख पाओगे आम आदमी पार्टी का डिसीजन ये था कि हम कोई भी गठबंधन नहीं बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ में। तो लोकसभा में तो साथ में खड़े थे, अब यहाँ पर वापस से डिसरप्शन हो गया, वापस से फूट डल गई है पार्टी के अंदर में। तो ऑब्वियस ही बात है ये कोई अच्छी इमेज सेट नहीं करता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की लोगों के सामने। फिर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि ये अलायंस ना बनने से भी। फिर आपने खुद देखा होगा लोकसभा में सब साथ में खड़े थे, फिर अब जब ये इलेक्शंस होने लगे तो इस इलेक्शंस के अंदर में इन दोनों ही पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के लीडर के ऊपर में बहुत सारे जो एलिगेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो करप्शन के चार्जेस हैं या अलग अलग प्रकार से जो क्रिटिसिज्म है वो करना शुरू किया, जिसके वीडियोज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए। तो लोगों इसका जो इम्पैक्ट है वो भी पड़ा है कि अलायंस जो लोकसभा में था वो अलायंस अब नहीं प्रेजेंट है, अब ये पार्टी साथ में नहीं है। फिर यहाँ पे दोस्तों फोर्थ मेन रीज़न मेंशन किया गया वो है म्यूनिसिपल गवर्नेंस चैलेंजेस। देखो 2022 में एमसीडी के इलेक्शंस हुए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के, तो उसमें भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जीत हासिल होती है आम आदमी पार्टी की। देन उसके बाद में जो और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इनके पास आ जाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत समस्याएं लोगों ने फेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डिटेरियोरेट हुआ है, सैनिटेशन का इशू रहा है, वाटर सप्लाई का शॉर्टेज हुआ है। इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और इन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया इन सब इश्यूज़ को लेकर कि ये इश्यूज़ रिजॉल्व ही नहीं करे गए, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये रिजल्ट के अंदर परिणाम आया। लास्ट और जो सबसे बड़ा मेन कारण बना है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हार का वो है करप्शन एलिगेशन, जिसमें आप देख पाएंगे शीश महल वाली कंट्रोवर्सी। ठीक है, जो शीश महल बनाया गया है, करोड़ों रुपए के पर्दे और ये सब चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो इससे यहाँ पे जैसे अरविंद केजरीवाल पार्टी का इनका नाम है आम आदमी पार्टी, आम आदमी की तरह यहाँ पर वो रहते हैं जिस तरीके से आप देखते हैं, है ना। तो बेसिकली जो अपीयरेंस देखते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो शीश महल कंट्रोवर्सी है कि करोड़ों रुपए का ये, करोड़ों रुपए का कारपेट, इसके बारे में सारी डिटेल्स सामने आई, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, कितने वीडियोज़ वायरल हुए। देन उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो इमेज है वो टार्निश हो गई, वो इमेज यहाँ पर ख़राब हुई इस कंट्रोवर्सी की वजह से। ठीक है, तो अगेन फिर उसके बाद ढेर सारे एलिगेशंस भी लगे, फिर मामला यहीं पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गया। देन उसके बाद अगर आप देखोगे कि लगभग 26 साल बाद या 27 साल बाद बीजेपी ने वापस अपनी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर में बना ली है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि कल भी काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे सर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, थोड़ा सा दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर में वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा यार अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाने से अच्छा है थंबनेल वाला आर्टिकल क्रिएट करेंगे कल और वीडियोज़ यहाँ पर आराम से पोस्ट करेंगे। तो पहला आर्टिकल हुआ समाप्त। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों ये हमारे न्यूज़पेपर की आज की सुपर इंपॉर्टेंट खबर है और ध्यान से इसको सुनिएगा। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं, अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये जो पीडीएफ्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और आर्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन, आपको नोट्स बनाने की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नोट्स आप देख पाओगे आपके आर्टिकल से बनकर मिल जाते हैं। फॉर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे अभी हमारा अगला आर्टिकल ये डिस्कस करना है हमें हार्ट फेलियर पेशेंट्स को लेकर। तो आप क्या लिखेंगे, परेशान हो जाएंगे क्या लिखें क्या ना लिखें, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको आर्टिकल में बता दिया है क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, स्टडी में क्या बोला गया है, विद फोटोज़ आपको यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है। और ऐसे ही यहाँ पर हर एक न्यूज़ आर्टिकल को लेकर मिलेगा। फ्रीबी वर्सेस वेलफेयर को लेकर एक न्यूज़ आर्टिकल इंडेक्स मैंने आपको दिखाया, ये आर्टिकल प्रेजेंट है। तो ये पीडीएफ्स आपके रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे फिर आपको दोबारा पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नोट्स रेडी रहेंगे। समझ रहे हैं इस बात को। और दूसरी रेलिवेंट चीज़ क्या है, आपके पास में टाइम कम है,
इधर उधर से नोट्स बनाएं, कैसे करें काम, पीडीएफ्स में से मतलब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ये सब दिक्कतें रहती हैं, ये सब सॉल्व हो जाती हैं एक पीडीएफ्स को आप अपने पास में गेन कर सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं और ये पीडीएफ्स आप पा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस ग्रुप को ज्वाइन करके सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जैसे आज भी अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आज से सारे पीडीएफ्स आने जो होंगे वो सब तो मिलेंगे आपको, पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो नंबर है वो है 8534873368। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। हार्ट फेलियर पेशेंट्स को लेकर दोस्तों यहाँ पर यह न्यूज़ आर्टिकल कवर किया जा रहा है। पहले मैं न्यूज़ आर्टिकल आपको समझा देता हूँ, देन उसके बाद में आपको और अच्छे से जो क्लैरिटी है वो मिलती हुई नजर आएगी। ये देखिए, एक स्टडी आई है और उस स्टडी के अंदर, उस अध्ययन के अंदर में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करे गए कि भारत के अंदर में पिछले कुछ समय पर हार्ट फेल काफ़ी लोगों का हुआ है और हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं इंडिया के अंदर में। और इनकी संख्या इंक्रीज होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, जो हमारे लिए यहाँ पर एक सही चीज़ नहीं है या फिर सही इंडिकेशन नहीं है, इसको मेंशन किया गया। अब इन हार्ट फेलियर के केसेस में अलग अलग प्रकार के हार्ट फेलियर के केसेस हमको नज़र आते हैं। मेंशन ये भी किया गया है 25% जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं इनकी जान जा रही है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर में। और मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो यहाँ पे लोगों की जान जा रही है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रकार की कंडीशंस के ऊपर में। ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ अलग प्रकार की बीमारी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो अलग प्रकार का हार्ट डिजीज़ है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनके पीछे के रीजंस क्या हैं, इनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आइए मैं आपको बहुत सरल शब्दों में आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है। तो आर्टिकल आपको पता चल गया। आर्टिकल बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि भारत में अगर आप देखोगे तो जो नेशनली रिप्रेजेंटेटिव हार्ट फेलियर रजिस्ट्री है, जहाँ पे हार्ट फेलियर के जो केसेस है वो रजिस्टर करे जाते हैं, उसका डेटा सामने आता है। और डेटा से ये पता चलता है भारत के अंदर हार्ट फेलियर की जो पेशेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स में है, या 10 साल पहले यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जा रही है, या दूसरी हाई इनकम कंट्रीज़ अगर आप देखोगे जहाँ पे लोगों की स्थिति अच्छी है, उस कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे दोस्तों तो भारत की यहाँ पर जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पर यह मेंशन किया गया। तो स्टडी ने यहाँ पर इसी मोर्टेलिटी रेट को एग्जामिन किया है और ये बताया है कारण क्या क्या है हार्ट फेलियर के, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी मेंशन किया है। तो इन फाइंडिंग्स के अंदर में चलिए सबसे पहली फाइंडिंग यहाँ पर क्या बताई जा रही है वो यह है, एक सेकेंड, हाँ ये आप देखोगे ये हमने पढ़ा। इसके बाद यह है सबसे पहली फाइंडिंग, प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर। ये आपको बता चुका हूँ क्योंकि स्टडी का मेन पर्पज़ यही है कि इंसान की जो ज़िंदगी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से 10 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। जो अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसे केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार वो मेजर कारण कौन कौन से हैं हार्ट फेलियर के भारत के अंदर। तो मेजर कारण में दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के, ये 4 प्रकार के हार्ट फेलियर डिजीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। 71.9% केस इसी वाले हार्ट डिजीज़ से आते हैं, ये मोस्ट कॉमन कारण है। ये बीमारी है हार्ट की और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब इस वाली हार्ट डिजीज़ में होता क्या एक्चुअली में, ये फोटो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है इस्केमिक कार्डियोपैथी का। ठीक है। इसमें यहाँ पर जो आपके हार्ट के अंदर में जो आर्टरीज़ हैं उसमें, जैसे कोरोनरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, उसमें ब्लड का जो कह सकते हैं फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वही ब्लड यहाँ पर आपके हार्ट मसल तक पहुँचता है। हार्ट मसल तक ब्लड की होने की सप्लाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन जब आपके आर्टरीज़ के अंदर में प्लेक जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, खून जम जाएगा, तो खून सही से फ्लो नहीं हो पाएगा और खून यहाँ पे आपके हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं और मैक्सिमम केसेस यहाँ पर इसी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो रीज़न हमारे पास में है वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यहाँ पर सेकंड लीडिंग कॉज है, ध्यान में रखेगा, ये दूसरा मेजर कारण है। 17.3% के आसपास के केसेस यहाँ से आते हैं और इसमें एक्चुअली में क्या होता है ये आप देखेंगे, ये एक इंसान का नॉर्मल हार्ट है
और ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर में जो ये वॉल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, और जो ये चैम्बर्स हैं, ये देखो चैम्बर का साइज़ कितना छोटा है, यहाँ पर ये चैम्बर का साइज़ बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक कारण बन जाता है हार्ट फेलियर का। फिर तीसरा यहाँ पर कारण है रियोमेटिक हार्ट डिजीज़। ये तीसरा लीडिंग कॉज है, और मतलब ये कारण तो तीसरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती हैं आज इंडिया के अंदर में, मोर्टेलिटी रेट इसमें बहुत हाई है। मृत्यु सबसे ज़्यादा इसकी वजह से होती हैं, रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से। अब रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होती हैं, जो हमारे हार्ट के अंदर में वॉल्व प्रेजेंट है, ये आप देख पाएंगे जो वॉल्व्स हमारी प्रेजेंट है ये डैमेज हो जाती हैं, ये खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। फिर लास्ट में आप देख पाएंगे जो चौथा है वो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गया, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो गया। ये भी यहाँ पर एक बड़ा इशू हमारे सामने प्रेजेंट है। अब इन्फेक्टेड एंडोकार्डिटिस में क्या होता है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। कई बार काफ़ी सारे लोगों के दिल में छेद होता है, उसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाते हैं, या हार्ट वॉल्व्स ये जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। तो इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग मेन कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर हो रहा है। लेकिन मृत्यु सबसे ज़्यादा तक किसकी वजह से हो रही है, तो मृत्यु हो रही है रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, जिसमें जो हमारी वॉल्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसकी वजह से मृत्यु सबसे ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पर बीमारियों में देखोगे सबसे ज़्यादा बीमारी ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की देखने को मिलेगी, जब प्लेक जम जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर में, कोरोनरी आर्टरी के अंदर में, और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो ये मेजर कारण हो गए। नाउ अब जो मोर्टेलिटी रेट है ये किस तरीके से आप बेसिस पे देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस की वजह से, 50% मोर्टेलिटी है। हाँ, इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस भी है, जिसमें अगेन हमारी हार्ट वॉल्व डिजीज सब आ जाती हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कई बार दिल में छेद होता है, वो सब उस प्रकार की केसेस यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो गया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इतने इतने परसेंट केसेस का कारण ये सारी बीमारियाँ हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक और चीज़ है, एक और यहाँ पर कारण है हार्ट फेलियर का, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है हार्ट डिजीज़ के बारे में। लोग यहाँ पर मजाक में ले लेते हैं, और मजाक में लेने के बाद में डायग्नोसिस नहीं करवाते, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, पता नहीं कर पाते। एक बार दर्द उठा के अरे यार ऐसे ही दर्द होगा, नहीं यहाँ पर कोई आपने डायग्नोसिस करवाया। आप कितने सारे यहाँ पर हमारे पास में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एको होता है, ईसीजी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हार्ट डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है, बट नहीं करवाया जाता। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, फिर एट द लास्ट स्टेज पे पता चलती है जब इंसान के बचने की संभावना कम हो जाती है। तो इस स्टडी का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, इसका यहाँ पर महत्व क्या हो सकता है। सबसे पहला महत्व हमारे लिए यही है कि आज के समय पर यह पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों की जान होगी जाएगी, और वो भी ऐसी बीमारी से जिसको मैनेज किया जा सकता है। ये हार्ट डिजीज़ ऐसी हैं दोस्तों जिसको रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में ऐसा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले डायग्नोसिस का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाना होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है, मुझे कौन सी बीमारी है, क्योंकि वो बीमारी का पता लगाना सारी टेस्टिंग से होंगे। तो आपको टेस्टिंग करवाना होगा, और टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ इंडिया को प्रोवाइड करवानी होगी, गवर्नमेंट को इस पर काम करना होगा। टेस्टिंग के बाद में यहाँ पे अर्ली ट्रीटमेंट पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हो गई तो आपको पता चल गया ये बीमारी है। अब आप शुरुआत में ही ट्रीटमेंट ले लेंगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज मैनेजमेंट का इशू आ जाता है। ठीक है, जब लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है तो उसको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके बॉडी में फैल जाती है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा शुरुआत में ही बीमारी को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप देख पाओगे जो वीडियोस वगैरह मेरे कितने ज़्यादा लेट हो जाते हैं, रीज़न उसके पीछे का ये था, पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, मैंने आपको वीडियोज़ में बताया भी। अब वो स्ट्रेस हो गया, मुझे नहीं पता कि मुझे स्ट्रेस हो गया, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह करवाए, सब था नॉर्मल, लेकिन अब मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। मैं बैठ के पढ़ रहा था तब भी सर घूम रहा था, ना पढ़ूँ तब भी सर घूम रहा है, लेटने बैठने सब में बहुत ज़्यादा दर्द था। बट धीरे धीरे करके यहाँ पर शुरुआती तौर पे मैनेज हुआ। अब यार बहुत दिन हो गए थे दर्द को, तो स्टेज 1 थी, प्रॉब्लम की शुरुआत थी। आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से प्रिकॉशंस भी लेने होंगे। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने बॉडी को नो एज अ मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना, आपको बॉडी को मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। आपके बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं, उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि शरीर हमारी एक ऐसी मशीन है जो बिना फ्यूल के चल सकती है ना। और होता क्या एक्चुअली में, अगर आप गाड़ी मोटर चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल डीजल चाहिए होगा, तभी यहाँ पर वो गाड़ी चल पाएगी। लेकिन बॉडी ऐसी, आप फ्यूल डालो ना डालो चला सकते हो, घसीट सकते हो जितना यहाँ पर कर सको। मैं यही कर रहा था, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई,
लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लेकर आ रहा हूँ। वीडियोज़ भी आपके जल्दी आ जाएँगे, मुझे पता है आप परेशान हो रहे हैं, मैं भी यार कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाए, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना यार, अब ब्रेन की जो मेडिसिन्स हैं वो ऐसी होती हैं जो सीधा इम्पैक्ट करती हैं इतना ज़्यादा कि नींद ही नींद आ रही होती है, इंसान उठ ही नहीं पाता, कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, और कैफ़ीन कंज़म्पशन मैं कर नहीं सकता, इस समय पर रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए थोड़ा-सा वीडियो में डिले हो जाता है। अब यार देखो, हर प्रॉब्लम मैं बहुत डिटेल से बता नहीं सकता कि भई यहाँ पर कि ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उतना टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं इसलिए आज यहाँ पर लेक्चर में बता रहा हूँ। डिले भी हो रहा है वीडियो में, और काफ़ी बच्चे समझ पाते हैं मेरी बात को, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना? अब चलो ख़ैर वो भी ठीक है, उनको नहीं पता है कि एक्चुअली क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, तो वो अपनी साइड से सोच सकते हैं। चलिए फ़िलहाल अगली इम्पॉर्टेंट हेडलाइन पे आते हैं। तो इस स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस इसका वो है हेल्थ इनइक्वालिटी एंड LMIC। LMIC का मतलब है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, वो देश जहाँ पे लोगों की आय इतनी अच्छी नहीं है। इंडिया भी यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्री आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्थिति ज़्यादा बेकार रहती है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इलाज करवा पाते हैं, पैसा है उनके पास में, हेल्थ केयर अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, तभी तो बोला जा रहा है हेल्थ केयर एक्सेस अच्छा खासा है, गरीब लोगों के पास में फैसिलिटीज़ हैं, चेकअप करवा सकते हैं, अवेयरनेस है लोगों में, ठीक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, ना ही हेल्थ केयर का एक्सेस है, ना ही लोगों में अवेयरनेस है। फिर अगर पता चलता है बीमारी का, तो वो इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। फिर तीसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है स्टडी का वो ये है कि इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ केयर पॉलिसी। ये सब कुछ देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को सुधार सकते हैं। हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाने होंगे, अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना होगा। भाई अगर हार्ट पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट केवल अमीरों के लिए होगा तो गरीब कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं? और ट्रीटमेंट आजकल कितना ज़्यादा महंगा है वो हमको पता है। इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एक बार फंस गया, तो पता है आपको, कुछ दिनों के लिए फंस गया तो इतना खर्चा वो लोग बैठा देते हैं कि वो एक इंसान के लिए बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो उसको कर्ज लेना पड़ता है, वो अलग अलग परेशानियों से घिर जाता है, समझ रहे हैं? तो इसके लिए यहाँ पर हमें सिचुएशन को सुधारना होगा, ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप पहले से चेकअप करके रखेंगे, आपको पता होगा सिचुएशन मेरी कैसी है, तो आप एकदम लास्ट स्टेज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम लास्ट स्टेज पे होगी। शुरुआती तौर पे आप थोड़ा सा दवा खा लेंगे, अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखेंगे, तो काम हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा बॉडी जो जो आपकी कंडीशंस हैं। तो ये इसके ऊपर काम करना होगा। कई बार हम बोलते हैं कि जो यार हेल्दी फूड है मार्केट में, वो वैसे बहुत महंगा है, उससे सस्ता हमें थोड़ा सा अनहेल्दी फूड, जंक फूड मिल जाता है, वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो आप ये भी तो सोचो कि हेल्दी फूड थोड़ा सा महंगा है, कोई बात नहीं, फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें, सीड्स वगैरह को यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में। हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के समय पर। जिस तरीके का आज का खान पान है और जिस तरीके की यहाँ पर मिलावटें हो रही हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी डाइट को अच्छा लगना पड़ेगा। जंक फूड की तरफ नहीं जाना है। भले ही यहाँ पर हेल्दी फूड थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन वो इस हॉस्पिटल के बिल से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। आज हम ज़्यादा तला भुना खाते हैं, जो कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पाइप्स के अंदर में जो हमारी वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। चैलेंजेस में सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आज डायग्नोसिस में दिक्कत है। जैसे हमारे पास में ट्रीटमेंट को लेकर कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, डायग्नोसिस को फैसिलिटीज़ नहीं है, और ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो इकोनॉमिक बर्डन लोगों पे पड़ जाता है। शहर और गांव के अंदर में एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ट के जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं गांव में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स गांव में प्रेजेंट नहीं है, तो लोग यहाँ पर सीधा शहर आते हैं, फिर उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, समझ रहे हैं? तो ये सब दिक्कतें हैं जिसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? अपने हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाइए कि कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जिससे रोमेटिक फ़ीवर हो जाए, क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिससे रोमेटिक फ़ीवर होता है, और इस रोमेटिक फ़ीवर की वजह से भी हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। आप थोड़ा यहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए एंकरेज कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा नमक ना खाएं, ज़्यादा चीनी भी ना खाएं, ये जो वाइट प्रोडक्ट हैं ज़्यादा चावल भी ना खाएं, मतलब चीज़ें मॉडरेट में रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खा रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, ठीक है? डाइट को लेकर अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ इसके बारे में। ट्रीटमेंट अफोर्डेबल करवाना होगा। आयुष्मान भारत नाम का इनिशिएटिव आप लोगों ने चलाया है, उसमें आप एक सेक्शन चला सकते हैं हार्ट ट्रीटमेंट के लिए, थोड़ा सब्सिडाइज रेट के ऊपर में, जहाँ पे लोगों को इतना खर्चा ना फेस करना पड़े, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बनाया जा सके। तो ये सब करते हैं तो इससे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ अब आता है एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टिकल। यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों, मेंशन किया जा रहा है, आर फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स आर डिफरेंट।
क्या फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम दोनों अलग अलग होती हैं? ज़रा आज यहाँ पर इस मुद्दे को ख़त्म करते हैं। ये जो डिबेट होती है इसको हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। काफ़ी आर्टिकल्स हैं। पॉलिटिकली ज़्यादा मोटिवेट मत हुआ करो, क्योंकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ बेस्ट, क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके भले के लिए है। तो याद रखिएगा। अब जैसे हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये ज़्यादा वो नहीं करता कि यार पॉलिटिक्स के बेसिस पे यहाँ पर ही ज़्यादातर इसको कवर कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, आर्टिकल को न्यूट्रल स्टांस में पढ़ना ज़रूरी है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, सिलेक्शन ले लो, पोस्ट ले लो, उसके बाद आप जो चाहे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को यहाँ पर मेंशन करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करो, आपके पास में उसकी चॉइस है। लेकिन पहले अपने आप को सेट कर लो एक जगह पर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे जो आर्टिकल्स है उसको न्यूट्रल स्टांस पे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूट्रल स्टांस पे ही लिखना होगा। कई बार लोग फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में लिख देते हैं, कभी नहीं लिखना है वो चीज़ें, ठीक है। याद रखना, वो चीज़ें कभी नहीं लिखनी है। अगेंस्ट में फ्रीडम फाइटर्स के लिख देते हैं। मैनेज करना इन सब चीज़ों को बताता रहूँगा, कोई छोटी छोटी टिप्स जो आएंगी। अब फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर की जब बात आती है, तो भारत में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जो ये फ्रीबी वाले कल्चर को ना अपनाती हो। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर कोई फ्रीबी को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वोट पाने का सबसे सरल तरीका यही है। लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा लालच दे दिया जाए, आपको बिजली फ्री मिलेगी, आपको पानी फ्री मिलेगा, आपको ये चीज़ फ्री मिलेगी, लोग खुश, लोगों ने वोट दे दिया। अब वो फ्री किस आधार पे मिलेगी वो भी तो सोचो। वो पैसा इतना ज़्यादा सरकार कहाँ से लाएगी वो भी तो सोचो। अभी तो फ्री मिल रही है, कब तक फ्री मिलेगी? अर्जेंटीना वाला केस देखा है, वेनेजुएला वाला केस देखा है। ये कंट्रीज़ यहाँ पर फ्रीबी कल्चर में ही इनकी जो सिचुएशन है ना, वो वर्स्ट कंडीशन में पहुँच गई। लोगों की सेविंग्स तबाह हो गई, इतनी महंगाई बढ़ गई एक समय बाद। क्योंकि ये फ्रीबीज कब तक देंगी गवर्नमेंट? जब तक पैसा है, उधार लेना शुरू होंगी, एक समय पर उधार मिलना भी बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो इसको बोलते हैं फ्री में। जब देखो, एक होता है मेरिट गुड, वेलफेयर स्कीम्स, जहाँ पे लोगों को नेसेसरी आइटम प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। नेसेसरी आइटम, जिसमें हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह सकते हैं, जहाँ पे लोगों को राशन की ज़रूरत होती है। आज लोगों तक यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन पे खाना नहीं पहुँच पाता, तो पीडीएस सिस्टम के तहत यहाँ पर खाना प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये मेरिट गुड्स है। इकॉनमी के अंदर में फ्रीबीज और मेरिट गुड्स को डिवाइड किया जाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में लोगों को रोजगार दिया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया है। आप यहाँ पर स्कीम्स के तहत पे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोग पैसा कमाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी। आप लोगों को एजुकेशन और हेल्थ के लिए सपोर्ट कीजिए। आप सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए कि हम लोगों को रोजगार देंगे, एजुकेशन और हेल्थ पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग स्वस्थ रहेंगे, काम करेंगे देश के प्रति, इकॉनमी ग्रो करेंगे, पढ़ेंगे, अगेन वो भी कंट्रीब्यूशन देश के प्रति रहेगा। समझ रहे हैं? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने की बात कीजिए। आज पोल्यूशन यहाँ पे लोगों की जान ले रहा है, तो उस पोल्यूशन को काउंटर करना हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में यहाँ पर कह सकते हैं कि बिजली फ्री कर रहे हैं, वाटर फ्री कर रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। तो एक्सपेंडिचर्स जो होने चाहिए वो एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे होने चाहिए। समझ रहे हैं ना? और फ्रीबीज क्या हो गया कि भाई आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री खाने के लिए ये मिलेगा, ठीक है, आपके बिल्स के ऊपर में इतनी छूट मिल जाएगी, लोन पे माफ़ी मिल जाएगी। तो वो सब पैसा कहाँ से आएगा? फिर गवर्नमेंट वो सब पैसा कहाँ से लेकर आएगी? एक समय पर चुका देगी, फिर और हज़ारों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा उन्हें, जो एक समय बाद देश में महंगाई लेकर आएगा। समझ रहे हैं? जब देश फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है? वो आएंगी, प्री इलेक्शन का यहाँ पर प्रॉमिस कर जाएंगी, काम खत्म, उन्होंने भी पैसा छापा, उन्होंने काम किया, आपने वोट दिया, थोड़े समय तक फ़ायदे मिले, आपकी फ्यूचर जनरेशन का क्या? हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं। अब दोस्तों, जब ये फ्रीबीज होती है ना, तो इसको लेकर एक डिबेट होती है। ये सिंपल सी बात है। देखो, डिबेट में दोनों साइड्स होती हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। फ्रीबीज को कई सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ फ्रीबी कल्चर ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उसके अगेंस्ट में भी है। आपको समझना होगा कि दोनों एस्पेक्ट को पढ़ के चलना होगा, दोनों ही तरीके आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड, तो वेलफेयर स्कीम का यहाँ पर एक बड़ा फाउंडेशन है, क्योंकि फ्रीबीज के अंदर में कोई पॉलिटिकल पार्टी तमाम वादे कर देती है, ये फ्री, वो फ्री, ये सब फ्री रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, जो वेलफेयर स्कीम्स है इसको भी बढ़ावा मिलता है कि यहाँ पे हम पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया गया, कोविड वैक्सीन दी गई फ्री के अंदर, एमजी नरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिया गया, मिड डे मील स्कीम लेकर आया गया। जो मिड डे मील स्कीम है ये 1956 के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया तमिलनाडु की सरकार की साइड से, जो बाद में एक नेशनल प्रोग्राम की तरह अडॉप्ट किया गया। स्कूलों को बच्चों को यहाँ पर स्कूलों के अंदर में एक अच्छा खाना प्रोवाइड किया गया है, पोषण भरपूर खाना दिया गया। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद यहाँ पर एनटी रामाराव का जो प्रॉमिस है,
इन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि 2 रुपए पर केजी के आसपास यहाँ पर जो चावल है वो प्रोवाइड करवाएंगे आंध्र प्रदेश में। इससे इंस्पायर होकर नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाया गया। तो कई बार ये जो फ्रीबीज़ हैं ये बड़े बड़े प्रोग्राम में तब्दील हो जाती हैं। तो बड़े बड़े प्रोग्राम में जब बढ़ जाएंगी तो वेलफेयर स्कीम की तरह ट्रीट की जा सकती हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि भाई हाँ, फ्रीबी शुरुआत में है, ये बड़े लेवल पर जाकर वेलफेयर स्कीम बन सकती है और जो लोअर क्लास है स्पेशली उनको बराबरी पे लेकर आ सकती है। लेकिन इस फ्रीबीज के नेगेटिव साइड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, फ्रीबीज ऐसा नहीं है कि हमेशा वेलफेयर स्कीम्स को तब्दील कर जाएगी। फ्रीबीज स्कीम बहुत सारे चल रहे हैं, केवल कुछ ही स्कीम्स है जिसको हम वेलफेयर स्कीम के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि फ्रीबीज से आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और अपनी सरकार को इकोनॉमिक बर्डन पे डाल रहे होते हैं। आपके पास में इतने रेवेन्यू रिसोर्सेस नहीं है जितने आपके खर्चे हो गए कि फ्री में ये सब देना, देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार यहाँ पर रेवड़ी कल्चर या फ्रीबी कल्चर इसको बोल देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर प्राइसेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देना, इससे यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। जो फ्रीबीज़ हैं ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। लोगों को तो सपोर्ट करेगा, ठीक है, शुरुआती तौर पे, लेकिन भविष्य में यहाँ पर क्या होगा आपको वो भी समझना होगा। सब्सिडीज़ और जो फ्रीबीज़ होती है, अब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, रूलिंग गवर्नमेंट भी दे रही है, फ्रीबीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी सरकारें दे रही हैं। तो इससे प्रेशर क्रिएट होता है सरकारी रेवेन्यू के ऊपर में। सरकारें घाटे में चले जाती हैं फिस्कल डेफिसिट के अंदर में, कि कमाई हो रही है कम, खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, डेवलपमेंट के लिए पैसा बच ही नहीं रहा है, फ्रीबीज़ बांट रहे हैं हम लोग। ना ही रोड डेवलप हो रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ना ही कुछ और चीज़ डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों प्रॉब्लम। कई बार इलॉजिकल वे में फ्रीबीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और फ्रीबीज़ हमेशा याद रखिए टेम्पररी नेचर पे है। जब तक सरकार के पास पैसा है वो दे रही है, थोड़ा कर्जा लेके दे देगी, जब स्थिति खराब हो जाएगी तो फ्रीबी मिलना बंद, अब आपकी सामत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वही चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। जैसे अर्जेंटीना में हुआ, सरकार का जो खजाना है वो पूरा खोल दिया लोगों के सामने। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, हम आपको ये सब फ्री कर देंगे, सब फ्री कर देंगे। फिर उसके बाद महंगाई ऐसे बढ़ी, 200% से महंगाई बढ़ी, लोगों की जो सेविंग्स थे वो सब खत्म हो गई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो मिल गई है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ये सुनिए। वे फॉरवर्ड में हमें फ्रीबी और वेलफेयर दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। लोगों को ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ मिले ही ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करे, लेकिन उसको एज अ वेलफेयर स्कीम के तौर पर सपोर्ट करे। कई बार सब्सिडीज़ जो हैं लिमिटेड लेवल पर जस्टिफाई होती हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर इलॉजिकल तरीके से अब खर्चा किया जाता है, तो वो फ्रीबी के तौर पर देखा जाता है। आपने यहाँ पे कई बार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बांट दिए, लैपटॉप वगैरह बांट दिए, वो एज अ फ्रीबी के तौर पर है कि भविष्य में यहाँ पर वो इंसान वोट देगा आपको। लेकिन आपने कितनी क्वालिटी का बांटा है, आप सोच रहे हैं कि उससे उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो कैसा प्रोडक्ट आपने दिया है ज़रा उसको भी तो देखिए। वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलता नहीं है, इंसान खुद यहाँ पर उसको बेच देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधारना होगा। क्लियर हो गया। और शायद दिल्ली में भी ये हुआ है, काफ़ी सारे लोग फ्रीबीज़ को लेकर यहाँ पर अवेयर हुए, जो फ्रीबी कल्चर है। लेकिन फ़िलहाल बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है, जो स्कीम्स चल रही हैं दिल्ली के लोगों के लिए वो स्कीम्स एज इट इज़ चलती रहेंगी। बाकी आगे देखा जाएगा क्या कनेक्शन रहता है, कैसे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। समझ रहे हैं? तो वे फॉरवर्ड में ये है, लोगों को अवेयरनेस फैलानी होगी, इसके बारे में बताना होगा कि देखिए भैया फ्रीबी अलग चीज़ है और वेलफेयर स्कीम अलग चीज़ है। वेलफेयर स्कीम पे लोगों को यहाँ पे एक रोज़गार देना, रोज़गार से यहाँ पे उसका डेवलपमेंट होना, ये ज़रूरी है। तो हम फोकस कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में। आप फ्रीबीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो, कुछ मत दो, लेकिन लोगों को अगर आप अच्छी स्किल दे दो, अच्छी नौकरी प्रोवाइड करवा दो, अच्छा अवसर दे दो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा दो। और वो कैसे मिलेगा, उनको एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब एजुकेशन में फ्री स्कूल मिल्स हैं और भी ऑल्टरनेटिव्स लेकर आए जा सकते हैं। वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, स्किल्स गेन करेगा, आगे आपके लिए ही कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, स्किल्स देंगे उसके रिटर्न में मिलेगा। आप फ्री में और बाकी सारे प्रोडक्ट दे देंगे कि भाई यहाँ पर केवल वोट लेने के लिए, तो वो उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, नहीं देश में उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सुधारना होगा, जो फ्रीबीज़ हैं उनको अलग करना होगा, वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस करना होगा, जिसकी वजह से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर सकें। ठीक, चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पोर्ट ऑफ कंटेंशन के बारे में। चाबार पोर्ट को लेकर यहाँ पर जो डिस्प्यूट है दोस्तों, पिछले कुछ समय पर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मामला क्या है ये जानना होगा। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ चाबार पोर्ट एग्जैक्टली है कहाँ पर। ये आपको देखने को मिलेगा, ये है इंडिया का मैप और ये है हमारा चाबार पोर्ट। ठीक है, इस चाबार पोर्ट को इंडिया ने ही डेवलप किया है, जो ईरान में प्रेजेंट है। ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है।
उसके पीछे के 2-3 रीज़न हैं। 2-3 रीज़न ये है कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके साथ में रिलेशंस हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमें अगर इधर जाना हो तो हम नहीं जा सकते। रीज़न ये है इधर पाकिस्तान पड़ता है। रिलेशंस अच्छे ना होने की वजह से हमारी कनेक्टिविटी ऊपर वाले देशों के साथ में टूट रही है। यहीं पर ऊपर देखोगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी आपको प्रेजेंट देखने को मिल जाएगी, है ना? कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ ऊपर हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और इन कंट्रीज़ में मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है जो भारत यहाँ पर परचेज करता है। रिसेंट समय पर एक एडिटोरियल आया था, याद होगा मैंने पढ़ाया भी था, इंडिया कज़ाकिस्तान के संबंध को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कज़ाकिस्तान भारत के लिए ज़रूरी है। तो इन कंट्रीज से हम कनेक्टिविटी कैसे बनाएं? तो हमारे पास में एक रास्ता आता है, वो है चाबार पोर्ट, कि इंडिया का हम एक बंदरगाह कनेक्ट कर देंगे चाबार बंदरगाह से, फिर ऊपर एक रेलवे लाइन बना देंगे। अफगानिस्तान के साथ में संबंध अच्छे हैं ही, तो यहाँ से रेलवे लाइन से सीधा ऊपर हमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साइड में। अगर हमें पाकिस्तान को बाईपास करना है तो चाबार पोर्ट ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारा एक रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पर सुनिए, ये चाबार पोर्ट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें चाइना को भी काउंटर करना है। चाइना ये है, तो दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं है, दूसरी तरफ चाइना के साथ में भी संबंध अच्छे नहीं है। बॉर्डर पर कई सारी जगह पर डिस्प्यूट बना रहता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना चाहता है भारत को चारों तरफ से घेरना, इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान के अंदर में ग्वादर पोर्ट बना रखा है यहाँ पर, और इस ग्वादर पोर्ट को इन्होंने जोड़ दिया है सीधा चाइना से। और ये रास्ता ऐसे ही गया है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और आप देखोगे ये भारत के अंदर से जा रहा है। स्पेशली ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, ये है हमारा ही हिस्सा। लेकिन चाइना ने यहाँ से प्रोजेक्ट बना रहा है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हमें यहाँ पे ग्वादर पोर्ट का जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना प्रेजेंस होगा तो अरेबियन सी में हमारे लिए चैलेंज बनेगा। ये अरेबियन सी है, तो हमें यहाँ पे काउंटर करने के लिए चाहिए क्या? चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट पे हम आ गए बगल में। करो, कोई चैलेंज क्रिएट करोगे आप, चाइना को डर रहेगा कि हाँ भाई इंडिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और हमारी कनेक्टिविटी ऊपर हो जाएगी। हमने रिसेंटली यहाँ पे दोस्तों 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए की मशीनरी भी भेज दी है डेवलपमेंट के लिए। अब क्या हो रहा है? अब भारत को परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान से बहुत ही चिढ़ते हैं। जो लास्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उस समय पर भारत ईरान के संबंध काफ़ी खराब हुए। एक समय पर ईरान से हम बहुत सारा क्रूड ऑयल कच्चा तेल परचेज करते थे, लेकिन ट्रंप के प्रेशर में हमने कच्चा तेल खरीदना ईरान से बंद कर दिया। हमने मतलब यूएसए ने सीधा सीधा ये बोल दिया था। अब यूएसए क्यों चिढ़ा हुआ है ईरान से? रीज़न यहाँ पर यह है, इनके बीच में न्यूक्लियर डील हुई है, P5+1 एग्रीमेंट कहते हैं। तो उस न्यूक्लियर डील के तहत यहाँ पे बोला यह गया है, देखो ईरान ना सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ये न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर चैलेंजिंग रहेंगे इसराइल के लिए, ठीक है। अब इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है यूएस, ट्रंप। आप जियोपॉलिटिक्स समझिए, ट्रंप बहुत बड़े सपोर्टर हैं इसराइल के, और ईरान अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाएगा इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। ईरान नहीं चाहता, यूएसए नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाए। इसको लेकर एग्रीमेंट भी हुआ पहले, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर शंका रही कि ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ईरान से बोला गया कि भाई आप ना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हमें सौंप दो और ये शांत हो जाओ, ये एनरिचमेंट वगैरह करना बंद कर दो, न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ। ईरान बना रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हुए, एग्रीमेंट्स ब्रेक हुए, तो उसके बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए और ये बोला दुनिया में जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा उस देश के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। इंडिया प्रेशर में आ गया। भारत तेल परचेज करता था, तेल परचेज करना बंद कर दिया क्योंकि यूएसए की धमकी थी, अगर हम तेल परचेज करते तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लग जाते। जबकि यहाँ पर चाइना रशिया कर रहे हैं व्यापार, वो करते रहें। लेकिन हमने चाबार पोर्ट को लेकर एक छूट ले ली थी, वेवर जिसको बोलते हैं। क्या वेवर? कि हम ठीक है व्यापार वगैरह नहीं करेंगे ईरान के साथ में, हमने सब कुछ ठीक है, सब माना, लेकिन हमने ये कहा कि हम चाबार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे, चाबार पोर्ट पे हमें छूट दो। अमेरिका ने उस समय पर चाबार पोर्ट पे छूट दी थी, याद रखिएगा, कि हाँ ठीक है आप सब कुछ करिए, चाबार पोर्ट डेवलप कर सकते हैं, आपके पास में ये वेवर है, ये छूट है। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हुआ है? अब ये डेवलपमेंट हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस छूट को हटा दिया है। यह है मामला। उन्होंने बोला है कि अब कोई छूट नहीं मिलेगी, अब इंडिया यहाँ पे चाबार पोर्ट से दूर रहे। चाबार पोर्ट में कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं ईरान के पास में कहीं से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना है। भले ही चाइना रशिया के इन्वेस्टमेंट को वो ना रोक पाएँ, लेकिन वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट पर यहीं पे प्रेशर डाल सकते हैं। चाबार पोर्ट के ऊपर में ये जोर डाल रहे हैं कि अब भारत के पास में कोई छूट नहीं है, इंडिया चाबार पोर्ट डेवलप नहीं करेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों?
देखो एक चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि इसी चाबार पोर्ट से हम अफगानिस्तान की साइड में जाते हैं, और अफगानिस्तान आज हमारे लिए ज़रूरी है। भले ही तालिबान हो, अब धीरे धीरे करके तालिबान के साथ में रिलेशंस थोड़े थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, हमने एज अ मतलब गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्निशन नहीं दिया है, लेकिन अफगानिस्तान में यार हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान में इंडिया ने 218 किलोमीटर का जरंज टू दिलाराम करके यहाँ पर एक साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट तैयार किया। ये कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो ईरान से सीधा अफगानिस्तान में आता है। दूसरा प्रोजेक्ट आप देख पाओगे, ट्रांसमिशन लाइन हमने बनाई है, सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट बनाया है, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हमने बना के दिया, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में भी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करके रखा जाए, अफगानिस्तान के साथ में कनेक्शन, और अफगानिस्तान से ही ऊपर फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्शन हो पाता है। तो इंडिया का एंगेजमेंट इस चाबार पोर्ट से होता है। तो चाबार पोर्ट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है, अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यहाँ पे चाबार पोर्ट ज़रूरी है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए चाबार पोर्ट ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं समझ रहा है। यूएसए इस समय पर ट्रंप ने ये छूट यहाँ पे हटा दी है कि अब इंडिया को ये छूट नहीं मिलने वाली। ये जो वेवर दिया गया था इस डील के तहत स्पेशली, वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर पूरा मुद्दा है, मैं आपको समझा चुका हूँ। और सैंक्शंस वेवर को लेकर ये बातचीत ऑलरेडी हो ही चुकी है। यूएस का स्टांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर इन्होंने यही बोला था कि छूट मिल रही है, हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेंगे, हम काम कर सकते हैं चाबार पोर्ट को लेकर। अब ये मामला बदल चुका है, जिससे दोस्तों हमारे आईएनएसटीसी कॉरिडोर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये आईएनएसटीसी कॉरिडोर क्या है, ये आईएनएसटीसी कॉरिडोर यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट से कनेक्ट होकर निकलता है। ये चाबार पोर्ट के बगल में एक पोर्ट प्रेजेंट है, तो इंडिया का पोर्ट हम इसे चाबार से भी कनेक्ट कर सकते हैं या बंदर अब्बास से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली सीधा ऊपर रशिया तक जाता है। तो इस कनेक्टिविटी के ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि फिर भारत को ईरान के साथ में जो रिलेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म करने हैं। ठीक है, वो यही चाहते हैं ट्रंप की ईरान के साथ में कोई भी देश अपने रिलेशंस ना रखे, और ईरान यूएसए के सामने घुटने टेक दे और कह दे कि भाई ये है न्यूक्लियर प्रोग्राम, रखो, अब हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, सैंक्शन हटा लो, हमारी इकॉनमी को सर्वाइव करने दो। लेकिन पॉसिबिलिटी है ईरान ऐसा नहीं करने वाला। अब इतने साल और झेल लिया है, अब और झेल सकते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप कितने साल तक रहने वाले हैं, कोई ज़्यादा साल तक थोड़ी रहने वाले हैं, 4 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है। तो मैक्सिमम प्रेशर ये डालने की कोशिश करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान इसको सर्वाइव कर पाता है नहीं कर पाता, वो यहाँ पर चैलेंजिंग पोर्शन है। अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है। अब देखो यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, इनके साथ में पीएम मोदी की एक मीटिंग होने वाली है। पीएम मोदी यहाँ पर एक विजिट पर जाएंगे यूएसए के, वहाँ पे डिस्कशंस होंगे। तो इस डिस्कशन में हम इसके लेकर मुद्दे को उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि यार देखो, जो चाबार पोर्ट है उसको डेवलप करने दो, इससे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, हम कोई दूसरे चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, जो छूट है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था यहाँ पे हमारा एक और डिस्कशन, एक और आर्टिकल हो गया है समाप्त। बाकी यहाँ पर मैंने आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड वाला जो न्यूज़ है वो डिस्कस करके बताया ही। ये था सेशन। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ चुका होगा। आज के पेपर के मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ में वापस से। कल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल से जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड हो, मॉर्निंग में 8 बजे तक आपको वीडियोस मिलें, आप देखें और बाकी अपने काम में लग जाएं। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।